हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। ये हमारा मुगल वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आप लोग वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का स्कोर क्या रहता है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाया करिए, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार। इसका राइट आंसर क्या होगा, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, बिल्कुल सही है। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, बिल्कुल सही है। वह तैमूर वंश से संबंधित था, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पवायु में बाबर ट्रांस आक्सियाना के फारगना नामक छोटे से राज्य का शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया था। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। बाबर के पिता तैमूर वंश और माता मंगोल वंश से संबंधित थे। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानावा के युद्ध के बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो ये हमारा राणा संगा था। कौन था, राणा संगा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। खानावा का युद्ध 16 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा संगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था एवं उस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गांजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पे हमें क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। तो बाबर ने भारत आने के फलस्वरूप क्या किया, तो इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में काबुल अफगानिस्तान के समीप फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। या तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें इसका सामना लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था, जिसमें तैमूर वंशी बाबर की विजय हुई और भारत पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। इस युद्ध में बाबर ने बारूद का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से हुमायूं और शेरशाह के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा था, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बाबर की मृत्यु के पश्चात दिसंबर 1530 में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा था। उस समय 23 वर्ष का था। 1532 ईस्वी में दौरा बिहार नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग मिर्जापुर पर घेरा डाला, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेरशाह सूरी के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सूचीबद्ध है, इसमें मिलाने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को मिलाना है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो ये हमारा 1526 में हुआ, ठीक है। पहला वाला सेकंड पे जाएगा, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और हमारा चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है।
कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध समय क्या है? अप्रैल 1526, विदेशी शासक यानी बाबर। ठीक है, खानवा का युद्ध मार्च 1527 और विजयी शासक बाबर। चौसा का युद्ध जून 1539, विजयी शासक शेरशाह सूरी है। कन्नौज का युद्ध मई 1540, विजयी शासक शेरशाह सूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया, मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन से आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ये जो है शेरशाह के साथ करेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब शेरशाह के द्वारा यह कथन मारवाड़ जोधपुर के शासक मालदेव से युद्ध 1544 ईस्वी के समय कहा गया था, जब शेरशाह ने शौर्य के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया था। शेरशाह ने जैता और कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया। शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता और एवं आबू के किलों पर अधिकार कर लिया। यद्यपि शेरशाह की यह विजय उसकी मृत्यु के पश्चात स्थायी नहीं रह सकी है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली की किला एक कूहना मस्जिद है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, शेरशाह ने दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को ध्वस्त कर उसके ध्वंसावशेषों पर पुराने किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर शेरशाह ने 1545 ईस्वी में किला एक कूहना मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह का शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांतिक का युग कहा जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर शेरशाह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था और उसे काबूलियत लिखवाई जाती थी। शेरशाह के समय में भूमि 3 वर्गों उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट में विभाजित की गई। पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जारीबाना या सर्वेक्षण शुल्क एवं महासीलना शुल्क देना भी पड़ा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। मकबरे के भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप सुसज्जित किया गया है। इस पर हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अकबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अकबर के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन अकबर का क्या है? कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर की आयु 13 वर्ष थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खां ने गुरुदासपुर के निकट कालानौर पंजाब में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो यह जो है हमारा इबादत खाना में करता था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना की स्थापित की। पहले इबादत खाना में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया
जाता था, परंतु 1578 ईस्वी के बाद इसके द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श गुरुवार को साया काल में होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अकबर का शासन काल फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल था। आइन ए अकबरी में अकबर के राज दरबार के 59 कवियों के नाम मिलते हैं। इनमें से कश्मीर का प्रसिद्ध कवि मोहम्मद हुसैन का नाम भी उल्लेखित था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। आइन ए अकबरी में लिखा है कि बादशाहत एक ऐसी किरण है जो सम्मुख ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। इसे समसामयिक भाषा से फरिश्ती कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक अबुल फजल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की 3 की प्रेरणा का अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त था। आइन ए अकबरी इसी का तीसरा खंड है। आइन ए अकबरी का अबुल फजल ने 5 खंडों में विभक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह अकबर थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय हुआ था। उस समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसे अकबर ए आजम, शाह अकबर, महाबली शाह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? अकबर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। अकबर राय करण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। अकबर ने हिंदी साहित्य का संरक्षण प्रदान किया। उसके शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल की कवि प्रिय तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो यह जो है 1582 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अकबर ने विभिन्न धर्मों से प्राप्त उदार तत्वों का सार संग्रह किया। उस युग में विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही दैवी एंकेश्वरवाद के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया। राजा मानसिंह और राजा भगवान दास ने इस धर्म का विरोध किया। 1583 ईस्वी में एक नया कैलेंडर इलाही सामंत आरंभ किया। अकबर का इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? टोड रमल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। 1582 ईस्वी में राजस्व मंत्री टोड रमल के निर्देशन में संपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था का नया स्वरूप प्रदान किया गया। टोड रमल द्वारा प्रचलित लगान व्यवस्था को टोड रमल बंदोबस्त आइन ए दहसाला या जब्ती व्यवस्था कहा जाता है। आइन ए दहसाला के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों में उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भाग राजस्व के रूप में नगद वसूला जाता था। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? महाभारत
के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर होगा रज्मनामा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, महाभारत के विभिन्न अंशों का फारसी में अनुवाद फैजी और अबुल फजल की निगरानी में मुस्लिम विद्वानों नकीब खां बंदुइनी, अबुल फजल तथा फैजी आदि द्वारा किया गया था तथा उन्हें संयुक्त रूप से रज्मनामा युद्ध की कहानी से संबोधित किया गया। रज्मनामा की 3 प्रतियां थी। प्रथम जयपुर अजायब घर में द्वितीय वर्ष 1599 में तैयार, जो वर्तमान समय में अनेक संग्रहालय में रखी गई है, और तीसरा रज्मनामा रहीम का है, जो वर्ष 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिविजय सूरी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, हरिविजय सूरी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिसको अकबर ने सम्मानित किया था। अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता की भावना के कारण अपने शासनकाल में आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की। खरतार गच्छ संप्रदाय के जैनाचार्य जिनचंद्र सूरी को भी अकबर ने प्रशय प्रदान किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर आप लोग कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अकबर का समकालीन मेवाड़ सिसोदिया वंश का शासक राणा उदय सिंह था, जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के राजपूत शासकों ने मुगल सेना का सदैव विरोध किया। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। अंततः 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? पंचमहल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधा भाई का महल एवं पंचमहल का निर्माण करवाया। पंचमहल का आकार पिरामिड जैसा था, जो बौद्ध विहार की संरचना के अनुरूप बनवाया गया था। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। पहली मंजिल के बड़े हाल में 48 खंभे निर्मित हैं। अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये हमारे राल्फ फिंच थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिंच 1583 ईस्वी में भारत आया था और 1591 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौट गया। वह प्रथम अंग्रेज यात्री था जिसने भारतीयों तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में लिखा। उन्होंने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया। इसने बाल विवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये हमारे मांडला की रानी थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1564 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां का नेतृत्व में गोंडवाना गढ़ कटंगा पर आक्रमण किया। जबलपुर के पास रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। दुर्गावती गढ़ एवं मांडला वर्तमान जबलपुर जिले में के बीच हुए युद्ध से पराजित हुई। अकबर ने रानी दुर्गावती को अपमानित करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, परंतु रानी की यह मांग ठुकरा दी थी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 23 क्वेश्चन हुए।
इसका एक पार्ट अभी और आना बाकी है। तो इसमें एक पार्ट में और 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए जाते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो के एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। और दोस्तों, बीच में अगर कहीं गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।